Assalamu alaikum. Welcome to Career Carvan. I am SNL. Today we will discuss chapter number 6 from the Punjab textbook of Lahore. So let's start from the beginning. The name of our chapter is Security, Copyright and the Law. In this chapter we will discuss what is computer virus, what is computer security, what is data protection and how to avoid viruses. And after that we will discuss about all the copyrights and laws of data security. So let's start from the chapter. So first of all we will discuss what is computer security. तो बात करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो हमारे पास मैनेजेबल होता है। अगर किसी खुदा ना खासे किसी भी हादसे की सूरत में हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर है अगर वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारा माउस ख़राब हो गया हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मॉनिटर ख़राब हो गया, कीबोर्ड ख़राब हो गया तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, पुराना फेंक सकते हैं, तो वो इतना कॉस्टली नहीं होता हमारे पास। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास वो होता है डाटा। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन है, हमारा डाटा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो किसी तरह लॉस्ट हो जाए हमारे पास या उसको किसी न किसी किस्म कोई ख़तरा आ जाए, लॉस्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो हमारे पास रिकवर करना सबसे मुश्किल होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबका दारोमदार होता है वो उसके डाटा के ऊपर होता है। पूरी कंपनी का जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी एम्प्लॉयज़ की, उसकी इनकम की, बजट की, वो सारी की सारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फाइल और टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ डाटा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाटा है। तो अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का जो डाटा है अगर वो लॉस्ट हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तरीक़ाकार हैं। तो जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा सिक्योरिटी होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली वो यही चीज़ प्रोवाइड करती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। कोई भी दूसरा बंदा आके या कोई सिस्टम आके, कोई वायरस आके हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट ना कर सके, उसको लॉस ना कर सके, उसको कॉपी ना कर सके। तो बेसिकली जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो इसी चीज़ को इंश्योर करती है कि जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें किसी किस्म का जो डाटा है वो लॉस ना हो, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली हो। कुछ लोग होते हैं जो कि जानबूझकर डाटा को डिलीट करना चाह रहे होते हैं और कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली हम कुछ और करना चाह रहे होते हैं लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा वो डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ अ टेक्निक दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम unauthorized access to our data to lose from accidentally or intentionally। तो हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी को हमने देख लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है बेसिकली उसी को हम वायरस भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है जो कंप्यूटर सिस्टम का वायरस होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो होता है हमारे पास हदायत का मजमूआ। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब उस स्पेसिफिक टास्क के अंदर हमारा कुछ भी आ सकता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस है, हमने कोई भी चीज़ परफॉर्म करवानी है, कोई टास्क है, कोई फाइल ओपन करवानी है, कोई फाइल डिलीट करवानी है, तो वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें जो इंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं, कंप्यूटर उसी को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। तो जो प्रोग्राम होता है वो अपने इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। जो इंस्ट्रक्शंस हम उसमें लिख देंगे वही काम वो कंप्यूटर का प्रोग्राम करेगा। लेट्स सपोज अगर हम उसमें इंस्ट्रक्शंस ही ऐसी कुछ लिख दें कि वो जाके हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको वो डिलीट कर दे या चेंज कर दे, उसको कॉपी करके किसी दूसरे बंदे को सेंड कर दे, तो ये सारा काम भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही करता है। तो बेसिकली ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे डाटा के लिए नुकसानदेह साबित हो उसको हम कहते हैं वायरस है। तो वायरस का एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है लेकिन उसमें हदायत या इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से होती है जो कि हमारे लिए ख़तरा होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। हमारे डाटा को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा जो डाटा है उसको कॉपी कर सकती है, लीक कर सकती है, डिलीट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। तो इस तरह की सारी इंस्ट्रक्शंस उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर पहले से लिखी होती हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम है
जिसमें इस तरह की हदायत होती है जो कि हमारे डेटा के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसको लॉस कर सकती है, डेटा को हमारे को कॉपी कर सकती है, किसी दूसरे को सेंड कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। तो ये सारी की सारी सलाहियत कंप्यूटर वायरस के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा ये कंप्यूटर वायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम की जो प्रोग्रेस है, जो उसकी वर्किंग है, उसको स्लो कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है। वो अपने साथ जो कंप्यूटर वायरस है वो बेसिकली स्टार्ट किस तरह से होता है, हम इस पे बात करते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस है वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर या किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक हो जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। तो जैसे ही हम वो दूसरी अटैच जो एप्लीकेशन होती है उसको ओपन करते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज, तो वो वाली जो फाइल होती है हमारे पास जिसके साथ वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो वायरस वो एग्जीक्यूट होता है, उस फाइल को हम कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल, कि वायरस ने अपने आप को उस फाइल के साथ अटैच कर लिया है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है पेंट के नाम से, जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस है कि जैसे ही पेंट वाला जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो तो साथ ही ये वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। तो वो बेसिकली वो वायरस होगा जो कि तब एग्जीक्यूट होगा जब भी हम कंप्यूटर के अंदर जो पेंट वाली एप्लीकेशन उसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम बार बार वो पेंट वाली एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो साथ वो वायरस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा, वो बैकएंड पे चलता रहता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो भी हो वो हमें नज़र नहीं आती। तो वो बेसिकली करता है क्या, बैकएंड पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक हमारा जो आईडीज़ हैं, पासवर्ड है या एटीएम कार्ड्स के पिन वगैरह, तो इस तरह की वो सारी इन्फॉर्मेशन वो रीड करके तो किसी थर्ड पार्टी को वो सेंड कर सकता है या उसको डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इस तरह के सारे थ्रेड्स हमें मौजूद होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इनसे बचने के लिए जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, बेसिकली हम इसको चेक करते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। कि लेट्स सपोज हमारा एक लैब है, कंप्यूटर लैब, उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम पड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हमारा वो सिक्योर है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट यू हैव, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, सब व्हाट यू हैव। तो उसमें क्या हो सकता है, हम उसको कोई की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास की कोई चाबी हो सकती है, कोई टोकन हो सकता है, कोई इस तरह से कोई भी हार्ड आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, जैसे आईडी कार्ड होते हैं हमारे पास, टोकन होते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे जो गेट है उस पर चेक हो या स्कैन हो किसी तरह कि वो हमारे लैब के अंदर ही ना आ सके। तो पहली चीज़ है व्हाट यू हैव, कि अगर आपके पास कोई ऐसी कोई हार्ड फॉर्म में कोई प्रूफ है कि आप ऑथोराइज पर्सन है इस लैब के अंदर जाके कंप्यूटर को यूज़ करने के, तो आप वो स्कैन करें या कार्ड जो होगा वो उस गार्ड को दिखाएं, कंप्यूटर जो लैब के अंदर बाहर गार्ड खड़ा होगा या कैमरामैन होगा, तो आप वहाँ पे वो स्कैन करें तो आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप जाके उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अनऑथोराइज होंगे, अगर आपको उसकी एक्सेस नहीं होगी, तो आपका वो जो कार्ड है वो इनवैलिड होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि लेट्स सपोज वो बंदा किसी तरह से अंदर चला गया है, कंप्यूटर लैब के अंदर चला गया, तो वो कंप्यूटर को यूज़ करना चाह रहा है। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है आईडी का, आईडी या पासवर्ड। क्या हर जो कंप्यूटर सिस्टम हो वो प्रोटेक्टेड होता है आईडी और पासवर्ड के अगेंस्ट। जो विंडोज़ की तरफ से या ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से सिक्योरिटी होती है, हम बेसिकली वो लगा देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर के अगर कोई यूज़र आया है तो उसको ख़ास आईडी और पासवर्ड असाइन होता है कि जैसे वो आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन ही नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, व्हाट यू नो, कि उसमें हम उसको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जो वो एंटर करेगा तो उसको एक्सेस मिलेगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है बायोमेट्रिक। लेट्स सपोज अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम कुछ यूज़ करना है, चलाना है, तो उसके लिए हम कोई बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल मीन्स कोई लगा देते हैं, कोई सिक्योरिटी लगा देते हैं कि आपको ऑथराइज करने के लिए, चेक करने के लिए कि वाकई बंदा ये ऑथराइज्ड है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो हम उसके आई रेटिना को स्कैन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं, उसका फेस स्कैन कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से वो जो कैमरेज हैं वो सेट किए जाते हैं कि वो जो बंदा आ रहा है उसका फेस स्कैन हो या आई रेटिना स्कैन हो या फिंगरप्रिंट स्कैनर लगे होते हैं कि वो पहले फिंगरप्रिंट स्कैन करे फिर ही वो जाके अंदर कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तरीक़ाकार होते हैं कि हम वहाँ पे कोई आईडी कार्ड, कोई की या कोई टोकन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उसको आईडी या पासवर्ड असाइन कर दें, या थर्ड ऑप्शन होता है कि उसकी बायोमेट्रिक तरह से वेरिफिकेशन हम कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर वायरसेस की, कंप्यूटर सिक्योरिटी की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉजेज़ ऑफ वायरस, कि वो कौन सी वजह है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है, वो कौन कौन सी वजूहात हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो पहले चेक कर लेते हैं कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर क्या होता है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें वायरस आ जाता है, जिसमें वायरस रनिंग में होता है, उससे हम कहते हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर। और उसके बाद ऐसी फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कोई एप्लीकेशन या कुछ फाइल्स या कोई फोल्डर, उससे हम कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल्स। मतलब ऐसी फाइल जिनके साथ जो कंप्यूटर वायरस है वो अटैच हो गया, मुंसलिक हो गया है, उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो जैसे वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी या फाइल ओपन होगी तो वायरस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल। तो इसी तरह से जो सबसे पहली कॉज हमारे पास वो है ईमेल। कि लेट्स सपोज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमने ईमेल से कोई फाइल डाउनलोड की या फाइल किसी को सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है। वो किस तरह से आता है, लेट्स सपोज हम जो किसी ने ईमेल सेंड की है उसका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो इन्फेक्टेड था, मतलब उसमें पहले से वायरस मौजूद था। तो उसने वो वाली इन्फेक्टेड फाइल मेल के थ्रू आपको सेंड की, आपने वो मेल ओपन की और जैसे ही उसको लोड किया तो साथ में वायरस वाली इन्फेक्टेड फाइल भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लोड होगी। तो उससे होगा कि जैसे आप वो फाइल ओपन करेंगे वो इन्फेक्टेड फाइल होगी, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वो वायरस आ जाएगा और आपका कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहली जो कॉज है वो है ईमेल। तो इसमें काफ़ी हद तक जो हमारे पास ईमेल सर्वर है, जैसे कि जीमेल का है, याहू का है, तो उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है कुछ हद तक कि वो जो जब भी हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो वो सेंड होने से पहले या फाइल अपलोड होने से पहले कुछ स्कैनिंग करती है। तो वो फाइल को स्कैन करके चेक करती है कि इसमें कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद होता है तो वो उसको अपलोड ही नहीं करती, वो एरर आ जाता है कि आपकी जो फाइल है वो इन्फेक्टेड है, तो हम इसको अपलोड या सेंड नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिनको वो अपलोड करने की इजाज़त ही नहीं देते, जैसे कि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशन वाली फाइल्स होती हैं। तो इस तरह की फाइल्स जो होती हैं वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि आप इसका फाइल का लिंक दें हमें, या इसको मॉडिफाई करके किसी और फॉर्म में हमें सेंड करें। तो ये वाली एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल जिनकी एक्सटेंशन EXE होती है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। हम उसको एज अटैचमेंट सेंड नहीं कर सकते ईमेल के अंदर। तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ईमेल हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क में मुंसलिक है। तो उसमें होगा ये कि जैसे हमने एक नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड की है, उसको सेंड किया, तो हो सकता है उसका जो कंप्यूटर वो इन्फेक्टेड हो और जो फाइल हम उसको सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड हो। तो इससे होगा ये कि जैसे हम वो फाइल को एक्सेप्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो पूरे नेटवर्क के अंदर हमारे पास वो वायरस वाली फाइल वो शिफ्ट होगी, मूव होगी, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है उसमें वायरस आ सकता है। तो इस वजह से हमें जो सिक्योरिटी इसमें करनी चाहिए कि हमें जो भी नेटवर्क है वहाँ से फाइल एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो उसको पहले स्कैन करें, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि रिमूवेबल मीडिया। अब रिमूवेबल मीडिया क्या होता है हमारे पास, जैसे ऐसी डिवाइसेस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं और उसको बाद में हम रिमूव कर सकते हैं। वो फिक्स नहीं होती हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परमानेंटली, उसको हम वो टेम्परेरी तौर पे होती है, हम उसको कनेक्ट करते हैं, उसमें डेटा शेयरिंग करते हैं, कॉपी करते हैं, सेंड करते हैं और उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसमें हमारे पास सबसे जो आम तौर पे यूज़ की जाती है वो USB है, उसके अलावा CDs हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, हार्ड ड्राइव्स को भी हम एज अ रिमूवेबल मीडिया यूज़ कर सकते हैं।
तो इसमें होता है बेसिकली ये रिमूवेबल मीडिया में कि लेट्स सपोज जो यूएसबी उसमें जो पहले से कॉपी डाटा है वो इन्फेक्टेड है, वो आपने किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से फाइल्स कॉपी किए जो कि इन्फेक्टेड था और जो फाइल्स है वो भी इन्फेक्टेड है। तो जैसे उसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करेंगे, उससे डाटा को रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो मुमकिन है कि वो वाली फाइल्स भी इन्फेक्टेड हो और ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कॉपी हो जाएंगे और जैसे वो फाइल आप ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वायरस आ सकता है। तो इसे अवॉइड करते हैं कि जो हमारे पास रिमूवेबल मीडिया उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच ना करें। आपने देखो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आप अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उनके साथ कोई भी रिमूवेबल मीडिया अटैच ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो यूएसबी उसमें वायरस हो और इस वजह से उनका जो पूरा नेटवर्क है उसमें वायरस आ सकता है। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर हमें आम पब्लिक को अवेलेबल नहीं होते, ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। अगर हमने यूज़ करने तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है, हमारे पास कोई एक्टिवेशन की होती है, अगर हम वो लगाएं तो वो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो यूजेबल होते हैं। तो कंपनी करती क्या है, इंटेंशनली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक वायरस छुपा के वो आपको सेंड कर देते हैं। तो आप जैसे वो इंस्टॉल करते हैं तो करता ये है कि जो सॉफ्टवेयर वो फाइंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि वो एक्टिवेशन की या वो फाइल मौजूद है जिसके अंदर वो पासवर्ड या आईडी लगी है, सीरियल की लगी है। तो अगर वो नहीं मिलती उसको तो फिर वो एज अ वायरस बिहेव करता है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो कर देता है, वो एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है या ओपन नहीं होने देता या उसको अनइंस्टॉल कर देता है। तो इस तरह का वो बिहेवियर करता है। तो ये होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने का तरीका का। तो उसमें हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हम फाइल डाउनलोड करें या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें वो एक सिक्योर और सेफ़ वेबसाइट से हम सेफली वो जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट से हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर उसको इंस्टॉल करें और वो पायरेटेड ना हो, क्रैक ना हो। तो हमें फ्री वर्जन यूज़ करना चाहिए या जो पेड होते हैं हमें वो वाले यूज़ करने चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने चाहिए, उसमें वायरस हो सकता है। तो उससे होगा ये कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भी वायरस आ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम वो भी इन्फेक्ट होगा, उसके साथ जो फाइल्स हैं वो भी सारी की सारी इन्फेक्ट होंगी। तो हमें ये कॉजेज है हमारे पास ईमेल, नेटवर्क, रिमूवेबल, स्टोरेज मीडिया और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो इनको यूज़ करने से हमें अवॉइड करना चाहिए, इनसे जो वायरस हैं वो आ सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वायरसेस कि हमारे पास कौन कौन सी वायरस की टाइप्स है और किस तरह की फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनका काम करने का तरीकाकार किस तरह से, वो किस तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आते हैं, वो किस तरह एक्टिवेट होते हैं और वो किस तरह से हमारी कौन कौन सी फाइल्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वायरस की टाइप है वो है बूट सेक्टर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है वो सेक्टर्स में डिवाइड होती है। लेट्स सपोज हमारे पास जो हार्ड ड्राइव है वो बेसिकली डिस्क की फॉर्म में होती है, तो उसमें सेक्टर्स बने होते हैं डिफरेंट। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ये सेक्टर है। तो इसी तरह से जो हार्ड ड्राइव होती है वो सारी की सारी सेक्टर्स में डिवाइड होती है, हर सेक्टर में कोई ना कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इस तरह से सेक्टर्स बने होते हैं। तो एक ख़ास सेक्टर होता है जिससे हम कहते हैं बूट सेक्टर। उसके अंदर बेसिकली होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना हमने, तो वो सारी की सारी बूट सेक्टर के अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो अगर हम मेन्यू में चले जाएं तो हमसे पूछते हैं कि आपने जो विंडोज़ है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से लोड करना है। आपका जो बूट मेन्यू खुल जाता है एक, वो उसमें पूछता है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा लोड करना है। अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं तो हमसे पहले पूछेगा कि आपने विंडोज़ को स्टार्ट करना है, लिनक्स को करना है, यूबंटू को करना है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो सकते हैं। या हमारे पास इस तरह से भी होता है कि हम यूएसबी के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हम उस यूएसबी को अटैच कर दें और बाद में बूट मेन्यू में जाके हम उसको करेंगे जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूएसबी के अंदर है तो आपने यूएसबी से लोड करना है, या हार्ड ड्राइव के अंदर है तो आपने हार्ड ड्राइव से लोड करना है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स लगी हैं तो भी हम बूट मेन्यू में जाके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो हार्ड ड्राइव 1 है या हार्ड ड्राइव 2 है
और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आपने वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव्स दो हैं, दोनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक में विंडोज़ 7 है, एक में विंडोज़ 10 है, तो अगर हम चाह रहे हैं विंडोज़ 7 को हम यूज़ करें तो हम बूट मेन्यू में जाके जो हार्ड ड्राइव 2 है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने जो बूट है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर हमारे पास अगर हम विंडोज़ 7 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो हार्ड ड्राइव 1 है उसका जाके तो बूट मेन्यू में जाके हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोड करना है। तो हमारे पास हार्ड ड्राइव के अंदर, हर हार्ड ड्राइव के अंदर एक ख़ास सेक्शन होता है, सेक्टर, जिसको हम बूट सेक्टर कहते हैं। उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो जो बूट सेक्टर वायरस है वो बेसिकली यही चीज़ करता है कि हमारे पास जो बूट सेक्टर होता है हार्ड ड्राइव के अंदर वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो फाइल्स होती हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, उनको इफेक्ट करता है। तो इससे होगा ये क्या, पहला ऑप्शन तो ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही लोड नहीं होगा। अगर हमारे पास जो बूट सेक्टर के अंदर फाइल्स है वो इन्फेक्टेड हो जाएँ, उसमें वायरस आ जाए, तो हमारा जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड नहीं होगा। अगर होगा तो काफ़ी स्लो होगा, उसकी वर्किंग सही तरह से काम वो नहीं करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हमारे पास जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रनेबल फाइल्स होती हैं उनके साथ वो अटैच हो जाए, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सही तरह से स्टार्ट वर्किंग अपनी नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली जो बूट सेक्टर वायरस है वो करता है क्या है कि जो हार्ड ड्राइव का बूट सेक्टर होता है वहाँ की जो फाइल्स या इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है उसको इफेक्ट करता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चेरनोबिल वायरस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास होता ही है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से फाइल्स होती हैं जो हम उसको रीड करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें वर्ड की फाइल्स आ सकती हैं, एक्सेल की फाइल आ सकती है, पावर पॉइंट की फाइल्स आ सकती हैं, MS एक्सेस की फाइल्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑफिस, कंप्लीट ऑफिस है उसकी डिफरेंट फाइल्स हैं। तो ये जो वायरस है उनको इफेक्ट करता है, वो हमारी जो फाइल उनको करप्ट कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ताकि वो बाद में रीडेबल ना हो, उसमें हम कोई डाटा राइट ना कर सके। तो इस तरह के ये काम सरंजाम देता है। हमारे पास जो MS ऑफिस की फाइल्स होती हैं उसमें हमारे पास जो वर्ड से जनरेट होती है उसको हम डॉक्स कहते हैं, और डॉक्स की फ़ाइल हो सकती है। हमारे पास जो MS एक्सेल से फाइल जनरेट होती है उसको हम, उसकी एक्सटेंशन होती है .xcl, तो उसको कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास PPT होती है जो पावर पॉइंट से फाइल सेव करते हैं। तो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं वो उनको रीड करके उनका जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं, उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनको करप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था लॉजिक बॉम्ब। ये सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वायरस है। इसमें होता बेसिकली ये है कि ये एक ख़ास टाइम के ऊपर एक कंडीशन लगी होती है, जैसे वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये अपना काम करना स्टार्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है ये किसी फाइल को अफेक्ट करेगा या डिलीट करेगा या रिमूव करेगा वो बात की वर्किंग है। लेकिन जो सबसे पहले जब ये एक्टिवेट होता है वो एक ख़ास कंडीशन लगी होती है। अब उस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज उसमें कोई ख़ास दिन का सेट हो सकता है कि लेट्स सपोज मंडे का दिन हो, ट्यूसडे या वेंसडे, कोई ख़ास डेट सेट हो सकती है कि आज 1st ऑफ मंथ हो सकता है या लास्ट डे ऑफ मंथ हो सकता है, या कोई ख़ास ईयर हो सकता है, 2020 हो सकता है। तो इस तरह से कुछ भी हम उसमें सेट कर सकते हैं कंडीशन में कि सुबह के 12 बजे हों, रात के 9 बजे हों, कोई भी कंडीशन हम उसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे वो कंडीशन ट्रू होती है, वो टाइम आ जाता है, वो दिन आ जाता है या वो कंडीशन ट्रू होती है, तब ये वायरस एक्टिवेट होता है और उसके बाद ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो हमारे पास जो सबसे फेमस लॉजिक बॉम्ब है वो है फ्राइडे 13, कि जैसे वो दिन फ्राइडे होगा और जो डेट है वो 13 होगी। साल कोई भी हो सकता है, मंथ कोई भी हो सकता है। अगर डेट वो 13 है और क्या है जो हमारे पास वीक डेज है उसमें फ्राइडे है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास जब ये ट्रू होंगी तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है कि जैसे पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो भी फ्राइडे 13 को ही एक्टिवेट हुआ था। हमारे पास जो पाकिस्तान है उसमें लॉकडाउन जब लगा था तो उस दिन जब ये न्यूज़ आई है पाकिस्तान में कि आपका जो लॉकडाउन वो स्टार्ट हो रहा है, तो भी जो दिन है वो फ्राइडे का था और डेट थी वो 13 थी, 30th ऑफ मार्च 2020। तो हो सकता है उसमें भी किसी किस्म का कोई लॉजिक बॉम्ब लगा होगा, जैसे ये डेट स्टार्ट होगी तो आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा कोरोना का। उसके बाद हमारे पास आया था ट्रोजन हॉर्स वायरस। अब इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है ट्रोजन हॉर्स वायरस। इसमें हुआ ये था कि दो
हमारे पास रियासतें थी, उनके दरमियान जंग हो रही थी, उनके दरमियान सुलह हो गई है। एक रियासत ने क्या किया, एक घोड़े का मुजस्मा था, वो उनको एज ए गिफ्ट दिया कि ये हम हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो जो दूसरी रियासत थी उसने कबूल कर लिया कि ये घोड़ा है, एक मुजस्मा बना है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसमें क्या था, उसमें बॉम्ब थे और कुछ सिपाही थे, इस तरह से ना कुछ असला था, गोला बारूद था उसमें। तो वो ये कि जैसे वो घोड़े को लेके अपने रियासत में गए हैं, तो वहाँ पे वो घोड़ा जब फट गया सारा, उसमें बारूद था, बॉम्ब था, वो फट गए। तो मतलब इसमें ये था कि तब उन्होंने उस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया, कि वो बाहर से हमें सिर्फ एक घोड़ा नज़र आ रहा है लेकिन उसके अंदर बॉम्ब थे। तो इसी तरह ये जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है, ये भी इसी तरह करता है, वो अपने आप को हाइड कर देता है किसी दूसरी फाइल्स के अंदर, वो पता नहीं चलता कि ये वायरस है या कुछ और है। तो बेसिकली वो एक फाइल्स के अंदर खुद को हाइड कर लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर वायरस है या कुछ और है। तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसको हम ट्रेस करना, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी दफ़ा हमें जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स उनको डिलीट करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ वो फाइल्स अटैच हो जाती है। जो वायरस है वो हमारी इन्फेक्टेड फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है, तो उसके बाद हमें वो इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ वो वायरस अटैच हो जाता है। तो जो ट्रोजन हॉर्स है बेसिकली वो ऐसा वायरस है जो कि अपने आप को किसी दूसरी फाइल्स के अंदर हाइड कर लेता है और उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, और बाद में वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता ये कौन सी फाइल के साथ अटैच है। उसके बाद हमारे पास आया था रेडलॉफ। ये सबसे इंटेलिजेंट वायरस है रेडलॉफ। ये करता है क्या कि टाइमली अपने आप को वो चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है। जैसे ही इसके अगेंस्ट कोई एंटीवायरस आता है या कोई भी इस तरह से उसको ख़तरा नज़र आता है, तो वो अपने आप को अपडेट कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर मतलब लेट्स सपोज इसको डिटेक्ट कर लिया गया किसी सॉफ्टवेयर ने कि वायरस है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, अपनी वर्किंग को चेंज कर लेगा, अपनी शनाख्त को बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसको चेंज कर लेगा। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये जो WVB स्क्रिप्ट होती है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लैंग्वेज है, ये उसमें लिखा गया होता है और ये उसी तरह की जो फाइल्स हैं उनको इफेक्ट करता है। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी .dll की फाइल्स है विंडोज़ की, ये उनको इफेक्ट करता है। उसके अलावा जो .dll है उनको इफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास जो .html की फाइल्स होती हैं वो उनको रीड करके उनको डिलीट कर सकता है। .htt की फाइल होती है एक, ये उसको इफेक्ट कर सकता है। .xml की होती है और उसके अलावा ASP, JSP और हमारे पास PHP। तो इस तरह की जितने भी हमारे पास वेब से रिलेटेड या जो वेब पेजेस होते हैं उनसे रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग के लिहाज से जितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनके साथ मुंसलिक हो जाता है, उनको इफेक्ट करता है, उनकी वर्किंग को जो होता है वो मुतासिर करता है। इसी तरह से ये हमारे पास सबसे इंटेलिजेंट है और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की जो वायरस होते हैं उनकी टाइप्स थी। उसमें सबसे पहले बूट सेक्टर था जो कि हार्ड ड्राइव के अंदर जो बूट है उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद चेरनोबिल वायरस था हमारे पास जो कि माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल्स होती हैं ऑफिस को उनको इफेक्ट करता है। उसके बाद लॉजिक बॉम्ब है जो कि ख़ास कंडीशन के ट्रू होने पे एक्टिवेट होता है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स है जो कि अपने आप की जो शनाख्त है उसको हाइड कर लेता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसको हाइड कर लेता है। उसके बाद जो रेडलॉफ है वो VB स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ये जो फाइल्स हैं .dll इनको ये इफेक्ट करता है और इसकी वर्किंग को मुतासिर करता है, इफेक्ट करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम या तो स्लो हो जाता है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट डाटा वो लीक हो जाता है। तो ये था हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस, इसकी कॉजेज़ और इसकी टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर वायरस है वो हमारे सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करता है, उससे कौन कौन से ख़तरे आते हैं और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 में से इफ़ेक्ट्स ऑफ वायरसेस, कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके कौन कौन से तासुरात होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और जो मेजर हमारे पास नुकसान होता है वो किस चीज़ का होता है। तो सबसे पहले होता है चेंज ऑफ डेटा, कि हमारे पास जो वायरस होता है सबसे पहले हमारे पास जो क्रिटिकल डेटा होता है हमारे पास उसको चेंज कर देता है।
वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं, जो वायरस होता है, और जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनके अंदर जो डाटा होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट हो, तो वो उस डाटा को या चेंज कर देता है या डिलीट कर देता है। और हमें पता भी नहीं चलता, हम बाद में जब वो डाटा को यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डाटा चेंज हो चुका है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा मसला है। लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो डाटा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर हर एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी ज्वाइनिंग डेट कितनी है, उनकी लास्ट मंथ कितनी है, और उनका इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितने फंड्स है, कितने टैक्स है, तो इस तरह से की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। क्योंकि रिमेंबर करना मुश्किल होता है, और इस तरह से सारा का सारा डाटा हम वो साथ में कस्टमर एम्प्लॉय आईडी और उसका सारा जो डाटा होता है उसके साथ उसकी सैलरी, टैक्स और डेट और इंक्रीमेंट्स, वो सारा कुछ इस तरह से कंप्यूटर फाइल्स के अंदर मौजूद होता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो बेसिकली करते हैं क्या कि स्पेसिफिकली जाके किसी ख़ास एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको चेंज कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं। तो जो सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारे पास वो ये है कि वो हमारे पास जो डाटा होता है उसको चेंज कर देता है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें एक है डिटेक्ट सेंसिटिव डाटा। अब उसमें डिटेक्ट वो किस तरह से करता है कि लेट्स सपोज कंपनी है, उसके अंदर सब एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है। तो उसमें होगा ये कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका जो डाटा इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सा हो सकता है, उसमें क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसका डेबिट कार्ड हो सकता है, उसके अकाउंट की डिटेल्स हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के लिए जो पासवर्ड होते हैं, कीज़ हो सकती हैं, वो सारी की सारी या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो हमारे पास ईमेल्स होती हैं, रजिस्टर्ड होते हैं हम, तो उसके ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड सारा हम एक फ़ाइल के अंदर स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ताकि हम बाद में उनको यूज़ कर सकें। तो उस तरह का जो क्रिटिकल डाटा होता है वो वायरसेस क्या करते हैं कि जाके स्पेशल फाइल को एक्सेस करते हैं, और उसमें से जो ख़ास पैटर्न के मुताबिक जो डाटा होता है, जैसे हमें पता है कि जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है वो 14 डिजिट्स होता है या 10 डिजिट्स होता है, तो इस तरह के वो सारे के डिजिट्स को रीड कर लेता है, और उसके बाद या तो वो उनको चेंज कर देता है, या फिर वो जो मेनली यूज़ होते हैं वो हमारे पास जो कंप्यूटर वायरस को बनाते हैं, जो जनरेट करते हैं, वो उनको थर्ड पार्टी को वो डाटा सेंड कर देता है। तो जैसे ही वो जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्रिटिकल या सेंसिटिव डाटा को सेंड करता है नेटवर्क के ऊपर किसी दूसरे बंदे को जिसने वो वायरस जनरेट किया होता है, तो वो बंदा क्या करता है, फिर वही वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है क्रेडिट कार्ड की, वो यूज़ करके ऑनलाइन परचेजिंग वो कर सकता है। तो इससे होगा ये कि हमारे पास जो बैंक के अंदर जो हमारी अमाउंट थी वो ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो हमारा काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान वो भी हो सकता है। उसके बाद है यूज सिस्टम रिसोर्सेज। अब इसमें क्या करता है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो बेसिकली हमारे जो सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज लगे होते हैं, उसमें माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, इंटरनेट है, प्रिंटर्स है, तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। तो जो वायरस है वो डिफरेंट जो रिसोर्सेज है, कंपोनेंट्स हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट जनरेट करता है। लेट्स सपोज वो प्रिंटर को ऐसे रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है कि वो खाली पेजेस को प्रिंट करी जाए। तो इससे होगा ये कि प्रिंटर काम करना स्टार्ट कर देगा, और हमारा जो सीपीयू वो बिज़ी हो जाएगा प्रिंटर के साथ, या फिर वो इस तरह से करेगा कि स्पीकर्स को मैसेज भेज देगा कि आपने कोई म्यूज़िक प्ले करते रहना जिसका साउंड बिल्कुल ज़ीरो हो, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, तो वो हमारा जो रिसोर्स है वो यूज़ हो रहा होगा लेकिन हमें उसकी कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। या वो कीबोर्ड के साथ कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर देगा, या इंटरनेट के साथ किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा, नेटवर्क के अंदर खाली पैकेट सेंड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज है वो उनको ऐसे ही यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगा, उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा जिसका कोई मकसद भी नहीं होगा। तो इससे होगा ये कि हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रिसोर्सेज अपना यूज़ करेगा, जो प्रिंटर है उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम दूसरे रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तो हमारा जो कंप्यूटर है या सीपीयू वो बिज़ी होगा उसमें, तो हमारा जो यूज़र है वो उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। तो इससे होगा ये कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और उसकी जो वर्किंग है वो इफ़ेक्ट होगी। तो ये थे हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ वायरसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ गार्डिंग अगेंस्ट वायरसेस, कि हम कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको हम अडॉप्ट करके तो इस वायरस से हम बच सकते हैं। वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं और कौन कौन से वो एहतियात है जिनको हम यूज़ करके तो वायरसेस से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है यूज़ एंटीवायरस। हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है, उसको इंस्टॉल करना चाहिए। अब एंटीवायरस क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है
जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आए थे यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है। तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरसेस को स्कैन करता है, और उसके बाद 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो उनको बिल्कुल डिलीट कर देता है, वायरसेस को ख़त्म कर देता है, या उनकी वर्किंग को बंद कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है, ताकि वो ऑटोमेटिक बाद में एग्जीक्यूट ना हो। और फिर चेक करता है कि अगर उनका इफेक्ट ज़्यादा नहीं है तो उनको क्वारंटाइन कर देता है, मतलब कुछ अरसे के लिए उनको किसी फाइल के अंदर बंद कर देता है, ताकि वो किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच ना हो। तो जैसे उनकी वर्किंग बिल्कुल स्टॉप हो जाए तो उसके बाद उसको डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रिकॉशन है कि मिनिमाइज डेटा ट्रांसफ़र, कि हमारे पास जो रिमूवेबल या पोर्टेबल डिवाइसेस हैं हम उनके साथ शेयरिंग ना करें, हम उनके साथ डेटा ट्रांसफ़र ना करें, चाहे वो यूएसबी है, सीडीज़ है, हार्ड ड्राइव्स है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, या फ्लैश है, फ्लॉपी डिस्क है, तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ना करें, या बिल्कुल कम अज़ कम कर दें, मिनिमाइज़ कर दें। और जो हमारे पास ऑथराइज्ड पर्सनस हैं सिर्फ उन्हीं से डाटा हम लेके चेक करें, और सबसे पहले हम उसको स्कैन करें। अगर हमको यूएसबी साथ अटैच करें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो लाजमी है कि हम एंटीवायरस के साथ उस जो ख़ास ड्राइव है उसको पहले स्कैन करें कि इसमें कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। अगर हमने कोई फ़ाइल वहाँ से कॉपी की है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको ओपन करने से पहले भी लाजमी कि हम उसको पहले स्कैन करें, कि हो सकता है वो वायरस उसके अंदर छुपा हुआ हमें नज़र ना आ रहा हो। तो हमने जो भी फ़ाइल ओपन करने पहले उसको स्कैन करें, उसके बाद फिर हम उसको ओपन करें। तो इससे होगा ये कि अगर उसमें वायरस होगा, इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी, तो हमें पता चल जाएगा, वो वायरस हमें नोटिफाई कर देगा कि इसमें वायरस है, तो या हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे, तो या फिर एंटीवायरस के साथ उसको हम जो भी हल होगा वो उससे तलाश कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है अननोन ईमेल्स। हमारे पास ज़्यादातर होती है स्पैम के अंदर, जब हम ईमेल ओपन करते हैं तो हमारे एक होता है इनबॉक्स, एक होता है स्पैम का फोल्डर, सेपरेट होता है। तो हमें जो वायरसेस जो मेल सर्वर वो करता है कि जब उसको पता चलता है कि ये अननोन सोर्स से ईमेल हमें आई है, जो कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, या उसकी जो ईमेल आईडी होती है वो अननोन है, तो जो मेल सर्वर वो क्या करता है कि उसको स्पैम वाले फोल्डर के अंदर डाल देता है, ताकि वो हमें इनबॉक्स के अंदर शो ना हो। तो हमें सिर्फ वही ईमेल्स को ओपन करना चाहिए जो कि ऑथराइज होती हैं, जिनको हम जानते होते हैं कि ये फ़लाँ सोर्स से आई है, फ़लाँ कंपनी से आई है, फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन से आई है। हमें सिर्फ वही वाली ईमेल्स ओपन करनी चाहिए जिनको हम जानते हैं। जिनको हम जानते नहीं वो बेसिकली एड्स होते हैं, ये स्पैम होते हैं या वायरसेस होते हैं उस ईमेल के अंदर। तो हमें वो वायरस जो ईमेल होती है इन्फेक्टेड, उसको ओपन नहीं करना चाहिए, और ना वहाँ से कोई फाइल्स ओपन करनी चाहिए, ना वहाँ से कोई लिंक होता है वो लिंक क्लिक करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी वेबसाइट के ऊपर ले जाती हैं हमें जहाँ पे वायरसेस मौजूद होते हैं। और फिर वहाँ से क्या करते हैं कि जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से हम इन्फेक्टेड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं और इंस्टॉल होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट सेफ गार्डिंग अगेंस्ट वायरस, वो है यूजलेस एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ज़्यादातर वायरसेस है वो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने से होता है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर खुद से वायरस इंस्टॉल कर देते कि जैसे अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड नहीं है, अगर हमने उसकी की परचेज़ नहीं की, उसको ख़रीदा नहीं है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह बिहेव नहीं करेगा, वो क्रैश कर जाएगा या स्टॉप कर देगा, या उसमें जो वायरस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि वो उस सॉफ्टवेयर की एक्चुअल वर्किंग को स्टॉप कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें हर वक्त लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिनके साथ लाइसेंस होता है और वो एक्टिवेटेड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट एंटीवायरस। तो हमारे पास जितने भी एंटीवायरसेस हैं उन्हें हमें टाइमली अपडेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ वायरसेस होते हैं जो कि नए बिल्ट होते हैं, तो उनकी जो डेफिनेशन होती है वो एंटीवायरस के अंदर मौजूद नहीं होती। तो जैसी वायरसेस नए आते जाते हैं, क्योंकि अगर कोई पुराना वायरस है तो उसके खिलाफ एक एंटीवायरस बन जाता है, तो वो एंटीवायरस उस टाइप के वायरस को स्कैन कर देगा और उसको ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जो प्रोग्रामर होते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं, जो ये वायरस जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए वो एक नई टाइप का वायरस जनरेट कर देते हैं जो कि एंटीवायरस को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए जैसे वायरसेस नए आ रहे हैं तो हमें एंटीवायरस को भी अपडेट करना चाहिए, ताकि वो भी जो नए वायरसेस हैं उनके खिलाफ उसके अंदर वो वाले एप्लीकेशंस या वो वाले फंक्शंस होने चाहिए, वो फीचर्स होने चाहिए, ताकि वो जो नए वायरसेस आ रहे हैं उनको भी डिटेक्ट करे और उनको रिमूव कर सके। तो हमें टाइमली जो एंटीवायरसेस हैं उनको अपडेट करना चाहिए।
उसके बाद है सेट रीड ओनली। हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके ऊपर एक छोटा सा बटन होता है रीड ओनली और राइट ओनली का। तो जैसे कि रीड ओनली का मतलब है कि उसमें सिर्फ उससे हम सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते। तो अगर तो वो बटन ऑन है रीड ओनली का तो उसका यही मतलब है कि हम सिर्फ डेटा उससे रीड कर सकते हैं, हम उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर लेट्स सपोज एक कंप्यूटर जो कि इन्फेक्टेड है, उसके अंदर जो फाइल्स है वो इन्फेक्टेड है, तो अगर वो वायरस उसमें कॉपी ही नहीं हो सके क्योंकि वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो रीड ओनली है, उसमें हम डाटा कोई राइट नहीं कर सकते फ्लॉपी डिस्क के अंदर। अगर वो वाली फ्लॉपी डिस्क हम किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वहाँ से सिर्फ हम डेटा रीड कर सकते हैं, उसमें जो इन्फेक्टेड फाइल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होगी वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर कॉपी ही नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर राइट नहीं होगी, क्योंकि वो रीड ओनली है। तो इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कोई भी इन्फेक्टेड फाइल्स उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास कुछ SD कार्ड होते हैं, उनके ऊपर भी बटन होता है रीड ओनली का। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी सेपरेट या बाद जो दूसरे हैं कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम उनसे जाके कुछ कम्युनिकेशन करनी है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो हमें चाहिए कि हम उसको रीड ओनली मोड पे जाके तो फिर उसके साथ अटैच करें, ताकि हमारा ये जो SD कार्ड या फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर वायरस बाहर से ना आ सके। उसके बाद हमारे पास जो प्रिकॉशन है, डो नॉट यूज़ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर, तो इसी तरह जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं हमें वो वाले यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें यही होता है कि बाज़ औक़ात होता ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो वायरस ही होता है कम्प्लीटली। उसका टाइटल कुछ होता है, उसका जो इमेज है, आइकन है, वो कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर वायरसेस होते हैं। या कुछ इस तरह से भी होता है कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं फ्रीवेयर, जैसे हमें पता कुछ सॉफ्टवेयर वो पेड हैं, हम उनको फ्री में नहीं खरीद सके, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हमारे पास वो वाले जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में मौजूद हैं, आप आए हमारे वेबसाइट से वो फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो नेक्स्ट करते हैं, तो उसके साथ कुछ लिखा होता है कि आपके ये जो पैकेज आप इंस्टॉल करें इसके साथ ये वाले एडिशनल प्रोग्राम, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। वो आपसे परमिशन भी नहीं मांगता उसको क्लिक करने की कि मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। तो वो जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ 2-3 और सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये नुकसान होता है हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने का कि हमने एक सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया और उसके साथ 2-3 एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके अंदर पैकेजेस पहले से मौजूद होते हैं। तो वो वायरस भी हो सकते हैं। जो एडिशनल सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहे हैं तो मुमकिन है उसके अंदर कुछ वायरस हो, वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, चेंज कर दे, उसको अपडेट कर दे। तो इसलिए हमें लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक बैकअप्स रेगुलरली। उसमें हमारे पास जितना भी क्रिटिकल डाटा हमारे पास सेंसिटिव या इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम किसी भी हालत में उसका लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको हम चाहते नहीं है कि वो हमारे से डिलीट हो जाए या लॉस हो जाए किसी तरह से, तो हमें उस स्पेशल डाटा का बैकअप रखना चाहिए। अब बैकअप कहाँ पे रखना चाहिए? पहला ऑप्शन कि हम USB में, हार्ड ड्राइव में, किसी सेपरेट डिवाइस में, पोर्टेबल या जो स्टोरेज डिवाइस है रिमूवेबल, हमें वहाँ पे अपना डेटा स्टोर करना चाहिए। जो सेकंड और बेस्ट ऑप्शन है कि हमें ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है हमारे पास प्रोवाइड, जैसे Gmail वो प्रोवाइड करती है, iCloud प्रोवाइड करती है, वन ड्राइव है। तो इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड ड्राइव्स मौजूद हैं और वो हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ लिमिटेड स्टोरेज हमें प्रोवाइड करती है, तो उसमें हम डाटा कुछ भी अपना स्टोर करवा सकते हैं और बाद में उसको हम कहीं से भी किसी भी डिवाइस के थ्रू हम वो डाटा गेट कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो ये कि हम ड्राइव पे या क्लाउड पे अपना जो डाटा है उसका बैकअप रखें मौजूद। तो ये हमारे पास थे प्रिकॉशंस और सेफगार्डिंग अगेंस्ट वायरसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें कौन कौन से तरीक़ाकार जिनको यूज़ करके हम वायरस से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। कि जो डेटा होता है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट करना वो डेटा सिक्योरिटी कहलाता है हमारे पास। अब उसकी प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है डेटा की प्रोटेक्शन में? यही कि जो डाटा है हमारे पास है उसको कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ही ना कर सके। हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ हमारी, उस पर सिर्फ हमारा हक है। जब तक हम खुद किसी को इजाज़त ना दें कोई हमारे डाटा को देख भी नहीं सकता।
ये हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन होता है। और इसी डेटा प्रोटेक्शन को हम डेटा सिक्योरिटी कहते हैं, कि जो डेटा प्रोटेक्शन है उसकी सिक्योरिटी को हम डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। तो हम अपना डेटा किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास मैंने आपको मेथड्स बताए हैं कि हम उसका बैकअप ले सकते हैं। उसके अलावा हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा पर्सनल डाटा उस पर कोई दूसरा बंदा आके उसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि जो डेटा हमारे पास होता है, जो हमारा पर्सनल डाटा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम नहीं चाहते कि जो हमारा डाटा वो कोई भी इस्तेमाल करे अपने पर्सनल मफाद के लिए या अपने बिज़नेस के लिए। तो हमारा जो पर्सनल डाटा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारा काफ़ी पुराना या फ्यूचर प्लानिंग्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा दारोमदार होता है वो डेटा के ऊपर होता है। उसमें उस एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है, उसकी सैलरीज होती हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उस सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी ईमेल आईडीज़, उनके एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, तो ये सारी की सारी डिटेल्स फाइल्स के अंदर मौजूद होती है और ये डाटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज है, मैंने आपको पहले बताया, वो सबसे बेस्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस तरह की जो सर्विसेज है उनको ऑनलाइन कर दी, कि अपना डाटा उन्होंने ऑनलाइन रख दिया है और अगर किसी ने वो यूज़ करना है तो वो ऑनलाइन जाके उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको कुछ एक्सेस या ईमेल आईडीज़ और इस तरह से कुछ पासवर्ड असाइन कर दिए कि अगर किसी ने वो डाटा एक्सेस करना है तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के तो अपना डाटा चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑनलाइन कस्टमर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स का डाटा ऑनलाइन रख दिया है। ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ वेबसाइट्स है, वहाँ पे उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा, कस्टमर्स का डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर या क्लाउड के ऊपर उन्होंने रख दिया है। तो अगर किसी ने वो डाटा एक्सेस करना है तो उनको एक स्पेसिफिक आईडी या पासवर्ड असाइन होगा, वो जाके वो एंटर करेंगे, वो अपना डाटा वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, जितने भी बैंक्स हैं मोस्टली सब ने अपना जो डाटा वो ऑनलाइन रखा हुआ। अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, अपना जो बैलेंस है वो चेक करना है, या किसी भी किस्म की बैंकिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कोई क्वेरी है वो गेट करनी है, तो वो सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके, ईमेल पासवर्ड जो भी है तो वो प्रोवाइड करके तो वहाँ से ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन रिजल्ट्स है। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने जो स्टूडेंट्स का डाटा वो भी ऑनलाइन रखा हुआ अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट्स के ऊपर। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट चेक करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिवर्सिटी जाके डाटा चेक करे और जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जाके वहाँ से चेक करे या रीड करे। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट्स बना के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे उनका डाटा अपलोड कर दिए। और अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन रिजल्ट अपना चेक करना है तो वो जाके सिंपली वेबसाइट के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करेगा और उसको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसका जो डाटा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम अपने डाटा के ऊपर किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर डाटा हमारा लॉस्ट हो जाए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में जा सकती है। और यही डाटा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए, क्योंकि वो अपना प्रीवियस डाटा देख के अपने पिछले साल की जो प्रोग्रेस थी, इनपुट थी, आउटपुट थी, प्रॉफिट थी, तो सारा पिछले साल का रिकॉर्ड देख के, स्टेटिस्टिक्स देख के तो अपना जो फ्यूचर प्लान्स है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर उसके बाद जो डाटा वही लॉस हो जाएगा तो वो अपना फ्यूचर प्लान किस तरह से करेंगे और वो तरक्की किस तरह से करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो तरक्की है उसका दारोमदार सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ और उनके डाटा के ऊपर होता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा है, हमें और जो डाटा उसको सिक्योर करना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का जो नुकसान है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा डाटा वो प्रोटेक्ट रहे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। जो नेक्स्ट हम वो नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। अब तो आज तक इतने ये हमने इस लेक्चर में चेक किया है कि वायरसेस के होते हैं, डेटा के होता है, डेटा सिक्योरिटी की होती है, डेटा प्रोटेक्शन की होती है, और हम किस तरह से इन वायरस से बच सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।